हेलो एवरीवन। तो ये जो टेस्ट हुआ था हमारा 15 अप्रैल को सुबह 10 बजे, तो उसका यहाँ पे हम उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमारे चैनल पे DU एंट्रेंस से रिलेटेड जो वीडियो है वो रेगुलरली बेसिस पे शाम को 7 बजे के अराउंड आती है। तो उसमें मोस्टली हम जितने भी रिविज़न सेशंस होते हैं उनको कंडक्ट कराते हैं। तो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो मोस्टली जो क्लासेस हैं वो 7 बजे ही अपलोड हो जाती हैं। तो आप हमारे चैनल पे विज़िट करना ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पिनल कोड वाज प्रिपेयर्ड बाय। ये पहले लॉ कमीशन ने किया था और इसमें सबसे बड़ा हाथ था लॉर्ड मैकॉले का। उनका नाम आपको ये भी पूछा जाता है। और इसके साथ इंडियन पिनल कोड एक सब्सटेंटिव लॉ है और इंडियन पिनल कोड में 511 सेक्शंस हैं। इसके साथ ही यहाँ पे ये एक सब्सटेंटिव लॉ है, ये भी पूछा जा सकता है। और सब्सटेंटिव लॉ के साथ प्रोसीजरल लॉ भी हमें पता होना चाहिए। तो सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में एक डिफरेंस है। सब्सटेंटिव लॉ जो होता है हमारा वो क्या बताता है, किसी भी ऑफेंस के बारे में बताता है कि उसकी पनिशमेंट क्या होगी। वो ऑफेंस को डिफाइन करता है कि वो ऑफेंस है क्या, उसको किस तरह से हम देखेंगे। और इसके साथ ही जो हमारा प्रोसीजरल लॉ होता है वो इसको फुलफिल करने का, इसको बिहेवियर में लाने का प्रोसेस बताता है। जैसे कि CRPC एविडेंस जो है हमारे एक तरह से प्रोसीजरल लॉ है, ये पूरा प्रोसीजर बताते हैं। और IPC हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। इसके साथ ही क्राइम क्या है, क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग है, क्योंकि क्राइम जो है वो सिर्फ एक प्राइवेट रॉन्ग यानी कि एक प्राइवेट चीज़ को नहीं क्या करता, अफेक्ट करता। जैसे कि आप देखते हो काफ़ी सारे ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए लोग क्या करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होते हैं। अब हम देखते हैं ये भी देख सकते हैं कि ऑनलाइन प्रोटेस्ट यानी कि ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा ट्विटर वगैरह पे कुछ ये बहुत चीज़ें ट्रेंड करने लगती हैं कि जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दिस। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि क्राइम जो है अगर कहीं पर भी कमिट होता है तो वो सिर्फ एक क्या है, इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं करता, यहाँ पे वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करता है। और इसके साथ ही यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डिफाइन करते हैं। बट अगर हम ओवरऑल क्राइम को देखें तो ये पब्लिक रॉन्ग ही होते हैं, प्राइवेट रॉन्ग यहाँ पे लेस होते हैं। अब इसके साथ यहाँ पे क्या है कि नॉट अ एसेंशियल ऑफ एन ऑफेंस, इनमें कौन से एक ऐसी चीज़ें जो ऑफेंस के लिए एसेंशियल नहीं है। तो यहाँ पे ऑफेंस के जैसे हम देखते हैं बहुत ही मेजरली हम हमेशा दो ही एसेंशियल एलिमेंट्स को देखते हैं, वो है एक्टस रिया और मेंस रिया। अब एक्टस रिया और मेंस रिया के अलावा यहाँ पे ये तो बहुत ही एक हो गए ना कि बहुत ही ज़्यादा मेजर, ये बहुत हाई वर्ड हो गए। इसके साथ कुछ छोटे छोटे एसेंशियल्स और होते हैं जैसे कि इंटेंशन जो है हमने देखा कि अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी में इंटेंशन इमटेरियल होती है। तो इसके साथ ही यहाँ पे इंटेंशन क्या करती है, सबसे पहला जो है वो स्टेज होता है इंटेंशन किसी भी क्राइम का। तो इंटेंशन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है। अब इंटेंशन के बाद अगर हम बात करें प्रोहिबिटेड एक्ट की, प्रोहिबिटेड एक्ट जैसे कि ऑफेंस की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें एज पर सेक्शन 40 तो इसमें क्लियरली लिखा है कि ऑफेंस क्या है, कोई ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिटेड हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो और साथ ही साथ पनिशेबल हो। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोहिबिटेड एक्ट है तो वो क्या होगा, ऑफेंस होगा। पनिशेबल फॉर एक्ट, आप जो भी एक्ट कर रहे हो अगर पनिशमेंट फॉर एक्ट, आप जो भी एक्ट कर रहे हो अगर वो पनिशेबल है बाय लॉ, ऐसा नहीं है कि आपके घर में आपके पेरेंट्स ने या किसी रिलेटिव ने उसको पनिशेबल कर रखा है, ऐसा एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो और प्रोहिबिटेड पनिशेबल बाय लॉ हो वो पर्टिकुलर एक्ट, तो वो आपका ऑफेंस होता है। अब इसके साथ ही यहाँ पे जो मोटिव होता है, मोटिव यहाँ पे डेवलप तो करता है इंटेंशन को, तो मोटिव आपके इंटेंशन को डेवलप करता है बट मोटिव आपका कभी भी यहाँ पे पनिशेबल नहीं होता। तो इसका करेक्ट जो हमारा आंसर है वो करेक्ट आंसर है हमारा मोटिव। इसके अलावा यहाँ पे इसमें आपको बताना है कि मेंस रिया इनमें से किन ऑफेंसेस के लिए ज़रूरी नहीं है।
ये इसमें किन ऑफेंसेस के लिए मेंस रिया ज़रूरी नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं किडनैपिंग की। किडनैपिंग आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर किडनैपिंग है, क्योंकि किडनैपिंग के लिए मेंस रिया ज़रूरी नहीं है। मान लो यहाँ पे हो सकता है कि आपने ऐसे ए को एक बच्चा मिला, बी वो बहुत रो रहा था, छोटा बच्चा, तो ए को उसके ऊपर तरस आया और उसने उसको रखा। तो जैसे ही 6-7 घंटे हुए उसने उसको रखा अपने घर में, लेकिन बी के जो पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए ए के पास आ गए और यहाँ पे वो ए पे जो है किडनैपिंग के चार्जेस लग सकते हैं, क्योंकि ए ने डायरेक्ट उस बच्चे को अपने घर में रख लिया, किसी से पूछा नहीं, कुछ नहीं किया। तो ऐसे केसेस में हो सकता है अच्छी इंटेंशन हो यहाँ पे, तो लेकिन ये एक किडनैपिंग में फॉल कर सकता है। वो बात अलग है कि जिसका वो बच्चा है वो पेरेंट्स क्लेम करना चाहें, कंप्लेन करना चाहें ना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन किडनैपिंग के केसेस में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इंटेंशन जो है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है जितनी रॉबरी और ट्रेसपास में करती है। रॉबरी में इंटेंशन बहुत ज़रूरी है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, और इसके साथ ही ट्रेसपास। ट्रेसपास क्या होता है कि ट्रेसपास में जैसे कि मान लीजिए ये मेरा घर है, घर के ये किसी की भी पूरी प्रीमिसेस है, कुछ भी है, तो यहाँ पे किसी के लैंड में जब आप बिना परमिशन एंटर करते हो, तो ये एंटर करते हो, ये आपकी एंट्री जो है वो ट्रेसपास है। ट्रेसपास के कई मीन्स और होते हैं, जैसे कि ट्रेसपास इन नाइट, ट्रेसपास हाउस ब्रेकिंग ट्रेसपास होता है। तो ऐसे ऐसे इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे ट्रेसपास एक तरह से टॉर्ट में भी देखा जाता है ट्रेसपास, और यहाँ पे टॉर्ट के अलावा ये इसमें भी देखा जाता है इंडियन पिनल कोड में। इसके अलावा कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो टॉर्ट भी होते हैं और क्राइम में भी काउंट किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि आपका असॉल्ट हो गया, न्यूसेंस हो गया। तो ये सारे कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो एक से ज़्यादा जगह पे पनिशेबल हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल लॉ में कौन सा होता है। तो सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल लॉ में इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो हमारे क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में सक्सेसफुल वो कब होगा, जब उसमें जिस अक्यूज्ड को पकड़ा गया है वो अक्यूज्ड गिल्टी साबित होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और होती है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जो अक्यूज्ड पर्सन है, जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया है, वो पर्सन बिना किसी रीजनेबल डाउट के गिल्टी प्रूफ होना चाहिए, उसका कन्विक्शन होना चाहिए। अक्यूज्ड यहाँ पे वो तब तक होता है जब तक उसके ऊपर लगे चार्जेस प्रूफ नहीं हो जाते। जैसे ही उस पर लगे चार्जेस बिना किसी रीजनेबल डाउट के प्रूफ हो जाते हैं और उसको पनिशमेंट जो है वो ग्रांट कर दी जाती है, तो वो कन्विक्ट हो जाता है, यानी कि कन्विक्शन। एक्विटल का मतलब होता है कि वो बेकसूर साबित हो गया। डिस्चार्ज मतलब होता है कि उसमें जो चार्जेस फ्रेम में हुए या जो भी है उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। और पनिशमेंट तो ऑब्वियसली क्लियर है कि उसको पनिश कर दिया गया। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है। कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है, इसमें मैंने बहुत अच्छे से अपनी फर्स्ट या सेकेंड क्लासेस के बीच में ही बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। आपने नहीं देखा तो आप हमारे रिवीजन सेशन के क्लासेस देखिए, उससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल द पर्सन। जितने भी पर्सन उसमें इंक्लूड हैं उन सभी के यहाँ पे इंटेंशन सेम होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि वो सारे सेम काम कर रहे हो, बट उनकी इंटेंशन पूरी तरह से सेम होनी चाहिए। सिमिलर इंटेंशन है वो अलग चीज़ है, सेम इंटेंशन अलग है, बट जितने भी पर्सन हैं उनके बीच में सिमिलर इंटेंशन होनी ज़रूरी है। Which one of the following is not an essential condition for application of common intention? इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कॉमन इंटेंशन के लिए क्या है, वो नॉट एसेंशियल नहीं है। तो पहली चीज़ इसमें क्या है, क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन। ये डन है, देन नहीं है, डन बाय सेवरल पर्सन। एक्ट मस्ट बी डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ये यहाँ पे एक्ट डन, क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन, ये डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, कॉमन इंटेंशन बता रहा है। एक्ट मस्ट बी डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ये भी क्या है, कॉमन इंटेंशन को बता रहा है। यहाँ पे एक्ट फर्दरेंस होना चाहिए इसके कॉमन इंटेंशन की। और इसके साथ ही पार्टिसिपेशन बाय ऑल पर्सन इन सेम मैनर, जितने भी पर्सन हैं उन सभी को यहाँ पे सेम मैनर में क्या है, वो एक्ट जो भी हो रहा है वो सभी सेम मैनर में करें। उसके साथ क्रिमिनल एक्ट डन इन परसुएशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे इसका एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इसका एसेंशियल एलिमेंट नहीं है।
According to Criminal Law Amendment Act 2013, the right of private defense of body extend to voluntarily causing of death or of any other harm to the assistance of if the offense which occasion the exercise of right of the act of। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो चीज़ है जिसमें आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जो आपको एज पर 100 जो सेक्शन है उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि किन किन केसेस में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डेथ के एक्सीड कर सकते हो, उसमें डेथ कर सकते हो। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है एसिड अटैक। एसिड अटैक जो है वो पनिशेबल है इंडियन पिनल कोड में एज पर सेक्शन 326 के बी में, और ये 2013 के एक्ट में ऐड किया गया है। इसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है कि ए अबेट्स बी टू असॉल्ट सी। ए अबेट करता है बी को कि वो क्या करे, असॉल्ट करे सी को, और बी जो है वो सी का मर्डर कर देता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे अबेटमेंट के लिए हमेशा वो पर्सन उतना ही लाइबल होता है जिस चीज़ के लिए उसने अबेटमेंट किया होता है। जिस चीज़ के लिए उसने अबेटमेंट नहीं किया और दूसरा जो पर्सन है वो ऑफेंस करता है, तो ये जो पर्सन है जिसने अबेटमेंट किया है वो पर्सन इस एक्ट के लिए लाइबल नहीं होता। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर है आपका, वो करेक्ट आंसर है ए इज़ लाइबल फॉर अबेटमेंट फॉर असॉल्टिंग सी। वो सिर्फ सी को असॉल्ट करने के लिए लाइबल होगा। उसके अलावा यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये इसके लिए असॉल्टिंग और मर्डरिंग के लिए लाइबल नहीं होगा। मर्डरिंग के लिए इसलिए लाइबल नहीं होगा क्योंकि क्योंकि यहाँ पे उसने मर्डर के लिए उसको क्या किया था, अबेट नहीं किया था। इसके अलावा ए इज़ लाइबल फॉर अबेटमेंट ऑफ मर्डर ऑफ सी, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उसने डेफिनेटली मर्डर के लिए तो अबेट किया ही नहीं है। और सिर्फ वो मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा क्योंकि उसने वो खुद मर्डर नहीं किया। इसके साथ ही यहाँ पे डेथ सेंटेंस जो है वो कौन से केस में डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग एक प्रिंसिपल आया था, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, यानी कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में क्या होगा, आपको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो ओरिजिन हुआ था, तो वो हुआ था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में हुआ था। इसके साथ एक केस है मच्छी वर्सेस, ये भी शायद स्टेट ऑफ पंजाब का ही केस है। तो इसमें जो है इस चीज़ को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रिंसिपल को हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए गाइडलाइंस दी थी। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ इस केस में आया था। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन इज कटिंग द वुड विथ एन एक्स एट अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग एट एक्स फ्लाइज ऑफ एंड किल्स ऑन नियर बाय चाइल्ड, रोहन इज लाइबल फॉर। यहाँ पे रोहन जो है वो क्या कर रहा होता है, वो लकड़ियाँ काट रहा होता है और जो उसकी एक्स होती है उससे कुछ जो बच्चे वहाँ खड़े होते हैं उनकी तरफ वो उड़ के जाती है और वहाँ से कुछ एक बच्चा होता है वो मर जाता है क्योंकि उस पर वो लग जाती है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे जो रोहन है वो किससे के लिए लाइबल होगा, तो इसमें क्या था, रोहन का एक्ट था वो पूरी तरह से नेग्लिजेंट एक्ट था। उसको ये ध्यान रखना चाहिए था कि जब भी वो एक्ट कर रहा है कोई आसपास तो नहीं है, या इस तरह की वार्निंग आसपास के लोगों को देनी चाहिए थी और ये चेक करना चाहिए था। तो यहाँ पे रोहन का जो एक्ट था वो पूरी तरह से नेग्लिजेंट एक्ट था। ऐसे केस में यहाँ पे क्या होता है कि उसकी लायबिलिटी बनती है। इसके अलावा नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड। यहाँ पे कोई भी कुछ भी ऐसा ऑफेंस नहीं है जो कि एक चाइल्ड के थ्रू किया गया है। वो चाइल्ड अगर 7 साल से छोटा है तो यहाँ पे उस बच्चे की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है। तो इस मैक्सिम को कहते हैं डॉली इनकैपेक्स। अगर बच्चा 7 साल से कम है तो डॉली इनकैपेक्स होगा कि उसको फुल इम्यूनिटी मिलेगी। और ये प्रिज्यूम्पशन होती है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा कभी भी कोई भी ऑफेंस कर ही नहीं सकता। अगर वो इनकेस उससे कोई कुछ करवाता भी है तो भी उसको पूरी इम्यूनिटी मिलेगी। और इसके साथ ही इसका अपोजिट होता है डॉली कैपेक्स। डॉली कैपेक्स यानी कि उसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है करने की। तो इसमें मोर देन 7 ईयर्स के जो चिल्ड्रन होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। द डिफेंस ऑफ कंसेंट अप्लाइज। जो कंसेंट का डिफेंस है वो किन केसेस में अप्लाई होता है, सिर्फ प्राइवेट रॉन्ग में अप्लाई होगा, पब्लिक रॉन्ग में अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि एक कम से कम 10-20 लोगों ने एक पर्सन को, यहाँ पे एक एक्स है और यहाँ से अराउंड 10 से 20 लोगों ने एक्स को कंसेंट दे दी कि तुम हमारा मर्डर कर दो या तुम किसी का भी मर्डर कर दो। तो ऐसा नहीं है कि एक्स डिफेंस नहीं ले सकता, इन्होंने मुझे बोला था कि तुम ऐसा ऐसा करो, इतने सारे लोगों का मर्डर कर दो, इसमें डिफेंस नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमारे इसमें प्राइवेट रॉन्ग्स होते हैं
मतलब जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, तो उसमें जो किसी भी टाइप की कंसेंट है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे जो इंडिविजुअली को अफेक्ट करते हैं उनमें कंसेंट मैटर करती है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बेस्ड ऑन द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लाने का पर्पस क्या है कि आप खुद की प्रोटेक्शन कर सको, ठीक है, सिर्फ आप खुद को आप किसी भी हार्म से बचा सको, लेकिन जैसे ही आपके ऊपर से वो थ्रेट हट जाता है, वो एप्रीहेंशन हट जाता है, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो जाता है। तो ये आपकी है सेल्फ प्रोटेक्शन। अब इसके साथ यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो अवेलेबल नहीं है। किन केसेस में अवेलेबल नहीं होगा वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? अगर यहाँ पे अगेंस्ट एन इंसेन पर्सन के अगेंस्ट आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है, इसकी काफ़ी इलस्ट्रेशंस हमने देखी हैं। अगेंस्ट अ चाइल्ड, यहाँ पे अगेंस्ट अ चाइल्ड के भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होता है, लेकिन किसके अगेंस्ट नहीं होता है? ऑप्शन सी, जब आपके पास यहाँ पे सफिशिएंट टाइम है कि आप उस टाइम पीरियड में पुलिस अथॉरिटी को बुला सकते हो, तो आपके पास ऐसे केसेस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता। मान लीजिए एक्स अपने घर में बैठा है, वाई जो है एक्स दिल्ली में अपने घर में बैठा है, और वाई जो है वो क्या कर रहा है, कहीं मुंबई से या यूपी से फ़ोन करके बोल रहा है कि तुम अगर घर से निकले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो इतनी जल्दी क्या करे, अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस पर एक्सरसाइज करे। उसके पास इतना सफिशिएंट टाइम है, रीजनेबल टाइम है कि वो पुलिस अथॉरिटी को इस बात की इन्फॉर्मेशन दे सके, या वो दिल्ली में ही कहीं बहुत दूर है जहाँ पे वो नहीं आ सकता है, तो ऐसे केसेस में उसके पास सफिशिएंट टाइम होता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंडेड टू कॉजिंग ऑफ डेथ, एक्सटेंड कब डेथ क्रॉस कर सकता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? ये एज पर सेक्शन 100 में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें बताया गया है। तो अगर यहाँ पे डेथ का एप्रीहेंशन हो तो आप कर सकते हो, एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट हो तो भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप है, यहाँ पे जी नहीं है, ये रेप होगा तो आप भी क्या कर सकते हो, और यहाँ पे ऐसे केसेस में आप वो कर सकते हो, डेथ एक्सटेंड कर सकते हो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंडर में। इसके अलावा किडनैपिंग और असॉल्ट जो है वीमेन रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस हैं, एसिड अटैक हैं और रॉन्गफुल जो कन्फाइनमेंट है, ऐसे केसेस में आप डेथ को कॉज कर सकते हो। नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टीज अवेलेबल अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी के अगेंस्ट भी होता है और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका जो है वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी होता है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किन केसेस में नहीं होता? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं होता, थेफ्ट अगर है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, रॉबरी है तो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, क्रिमिनल ट्रेसपास है तो भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो, बट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी का खतरा नहीं होता है। स्टार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेट ऑफ अबेटमेंट अंडर इंडियन पिनल कोड? अबेटमेंट जो है यहाँ पे कौन से अबेटमेंट का कौन से इसमें से एक एलिमेंट नहीं है। अगर हम अबेटमेंट के 3 वेज देखें जो इस सेक्शन में गिवन है अबेटमेंट के, तो उसमें इंस्टिगेशन है, एडिंग है और कॉन्स्पिरेसी है, बट अटेम्प्ट नहीं है। अटेम्प्ट इंडियन पिनल कोड में कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 511 में अटेम्प्ट के बारे में बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए इंस्टिगेट बी, ए इंस्टिगेट करता है बी को कि वो क्या करे, सी को किल कर दे, और इसके रिलेटेड वो लेटर जो है वो पोस्ट करता है, लेटर सेंड टू प्रपोज पोस्ट द, और वो पोस्ट कैसे कर रहा है यहाँ पे वो पोस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वो उस इंस्टिगेशन को कंप्लीट कब माना जाएगा? उस इंस्टिगेशन को कंप्लीट तब माना जाएगा जैसे ही वो एड्रेसी, यानी कि जिस पर्सन को वो भेजा गया है, यहाँ पे क्या भेजा गया है, जिस पर्सन को वो लेटर भेजा जा रहा है उसका कंटेंट उसकी नॉलेज में आ जाए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन है एज सुन एज द लेटर जो है वो पोस्ट कर दिया सी के पास, एज सुन एज द लेटर पोस्टेड टू द एड्रेस, एड्रेसी के एड्रेस पे पोस्ट कर देना सफिशिएंट नहीं है, या गलत एड्रेस पे पोस्ट कर देना सफिशिएंट नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है? कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डेथ कॉज कर रहे हो, किसी एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन की डेथ कॉज करता है यहाँ पे, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होता है, इंटेंशनली यहाँ पे है। अब इसके साथ यहाँ पे हमारा जो है 21 जो क्वेश्चन है,
इसमें क्या है कि पॉइंट आउट द केस वेयर एक्चुअल कमीशन ऑफ एन ऑफेंस कांट बी पनिश्ड। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा जो है कि अगर वो एक्चुअल कमिट हो जाता है ऑफेंस तो वो पनिशेबल नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट तक पनिशेबल है, वो है सुसाइड। अटेम्प्ट टू सुसाइड पनिशेबल है बट सुसाइड पनिशेबल नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे ऑफेंडर होता है वो सुसाइड के बाद बचता नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ये शायद मैंने क्लियर नहीं किया था कौन सा ऑप्शन है, कॉजिंग अ डेथ इंटेंशनली, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है यहाँ पे 2 पर्सन ए एंड बी फाइट विथ ईच अदर। A was having a blade with which A inflicted injury on the face of B, leaving a permanent scar on the face of B. A is guilty of। यहाँ पे अगर किसी के फेस पे परमानेंट स्केयर आप कर देते हो, ब्लेड यूज़ करना, किसी के टूथ जो है वो ब्रोक करना, लूज करना, तो ये सारे ऑफेंसेस जो हैं यहाँ पे वो क्या है, वो ग्रीवियस हर्ट में आते हैं। ग्रीवियस हर्ट में काफ़ी जो है वो मतलब डिटेल्स बताई गई हैं, ऑप्शंस बताए गए हैं, परमानेंट कुछ इंजरीज होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन ए है, ग्रीवियस हर्ट बाय शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट। इसमें हर्ट नहीं होता, हर्ट बहुत ही नॉर्मल होती है और हर्ट पनिशेबल नहीं होती, और ग्रीवियस हर्ट पनिशेबल भी होती है। अ पुलिस कांस्टेबल कंपास अ पर्सन टू रिमेन इन पुलिस स्टेशन on false case of death and allowing him to go after receiving money from him, A is liable for। तो यहाँ पे ए जो पुलिस ऑफिसर होता है अगर किसी पर्सन को इस तरह से रखता है तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो क्या कर रहा है, वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहा है, आपको कोई कहीं नहीं जाने दे रहा, आपके चारों डायरेक्शन लॉक है। तो यहाँ पे जब आपके चारों डायरेक्शंस लॉक है तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको रॉन्गफुल कन्फाइंड किया गया है। अब इसके साथ ही यहाँ पे एक वर्ड है फॉर्जरी, यानी कि अगर आपको कोर्ट में कहीं पर भी कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने को बोला गया है और आप कुछ गलत डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो, फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो, तो वो क्या होता है, फॉर्जरी होता है। चीटिंग पता है, एक्सटॉर्शन पे हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सटॉर्शन क्या होता है। अब इसके साथ ही विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। इसमें से कौन सा जो है एक इम्पॉर्टेंट क्या है वो एलिमेंट नहीं है थेफ्ट का, तो वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी। ये है, इसमें हम डिसऑनेस्टली तो टेक करते हैं प्रॉपर्टी को। अब इसके बाद क्या है कि प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप जो है वो थेफ्ट कमिट नहीं कर सकते, या इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप थेफ्ट करोगे कैसे, क्योंकि थेफ्ट में क्या होता है, मूव या टेक होता है। अगर मूव या टेक नहीं हो रहा है तो वो इसमें आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो मूव नहीं कर सकते। इट शुड बी टेकन आउट ऑफ पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन। तो यहाँ पे पोजीशन में होना मैटर करता है, ना कि यहाँ पे ऑनरशिप मैटर करती है। अगर किसी के पोजीशन में है, ऑनरशिप किसी और की भी है, तो भी वो थेफ्ट माना जाएगा। मूवेबल ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरी, ये गलत ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमें नॉट वाला बताना था, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन डी। इसके साथ है अ फुटबॉल्स एन इंटरेस्टेड in which of the following case the Supreme Court has remarked that husband is not the master of his wife। husband जो है वो वाइफ का मास्टर नहीं है। ये कौन से केस में कहा गया था, ये एडल्ट्री से रिलेटेड जब जजमेंट आई थी तो उस टाइम कहा गया था, और ये जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो इनकोइट ऑफेंसेस के बारे में है। इसमें से कौन सा इनकोइट ऑफेंस है, तो इनकोइट ऑफेंस है क्रिमिनल अटेम्प्ट। क्रिमिनल अटेम्प्ट को इनकोइट ऑफेंस कहा जाता है। इसके बाद है अंडर द इंडियन पीनल कोड प्रिपरेशन टू डू ए क्रिमिनल एक्ट। क्रिमिनल एक्ट की प्रिपरेशन करना है इंडियन पेनल कोड में। यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी भी क्रिमिनल एक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जनरली वो क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफेंसिव नहीं होती है, पनिशेबल नहीं होती है, बट कुछ केसेस में प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल होती है। अगर कोई ऑफेंस जो आपकी कंट्री के अगेंस्ट है, या डकैती में प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, कि ऐसा ऑफेंस जो कुछ क्रिमिनल एक्ट में क्या है वो पनिशेबल है। A sees B drowning but does not save him. B is drowned, he has committed। यहाँ पे ये देखता है B को कि B डूब रहा है, बट उसकी हेल्प नहीं करता, जिसकी वजह से B डूब जाता है। तो ऐसे केसेस में A पर कोई ऑफेंस नहीं बनेगा, और इसका रीज़न ये है क्योंकि A के पास ये लाइबिलिटी नहीं थी कि वो B को सेव करे। A की ये ड्यूटी नहीं थी कि वो B का ध्यान रखे। ये मोरली रॉन्ग ज़रूर है, बट ये लीगल तौर पर रॉन्ग नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। इसके साथ ही हमारा एक लीगल मैक्सिम है, एक्ट इज नॉन फेसिट
रिया निसी मीन्स ट्रिया। इसका मतलब क्या होता है कि जब तक यहाँ पे आपका क्या है कि क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, मतलब आपका तब तक क्राइम नहीं माना जाएगा जब तक आपका गिल्टी माइंड नहीं है। देयर कैन बी, यहाँ पे कैन है ये, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, बिना किसी गिल्टी माइंड के कोई भी क्राइम जो है वो कमिट नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।